जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। दोस्तों, कैसा है आप सब? उम्मीद है कि लड्डू गोपाल जी की कृपा से अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की फिर से एक दिल को दहलाकर रख देने वाली लीला कथा लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, लीला कथा को अंत तक ज़रूर सुनें और अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे का जयकारा ज़रूर से लगाएं, ताकि राधा रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर ऐसे ही बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए फिर से एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ ना, जिसे आप सोच कर के हैरान हो जाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लीला कथा। दोस्तों, हॉस्टल में रहने वाली नेहा, जिनकी उम्र 21 साल है। नेहा हॉस्टल में शुरू से रहती थी। उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई हॉस्टल से कंप्लीट की थी, क्योंकि नेहा के मम्मी-पापा में हमेशा लड़ाई-झगड़े होते रहते थे। उनके जो नेहा के पिता थे, उनको हमेशा लड़ाई-झगड़ा उनकी मम्मी से मतलब मारना, पीटना, ये सब सारी चीज़ें नेहा बचपन से ही देखती चली आई थी। तो उनकी माँ, उनकी नानी-नाना ने ये डिसाइड किया कि हम नेहा को हॉस्टल में रखेंगे, क्योंकि नेहा के ऊपर ऐसी चीज़ों का असर पड़ेगा। उनके पिता बहुत ज़्यादा शराब वग़ैरह पिया करते थे और इसी चक्कर में मम्मी को मारते थे। तो उन्होंने पहले नानी के घर भेजा था, उनकी मम्मी ने नानी के घर भेज दिया था कि मैं अपनी बेटी को नानी के घर भेज दूँगी, मेरी बेटी की पढ़ाई वहाँ चलेगी। लेकिन कहते हैं ना कि बेटियाँ माँ की बहुत ज़्यादा प्यारी होती हैं। तो नेहा अपने पापा की वो सब चीज़ों को हमेशा देखा करती थी, तो नेहा से रहा नहीं गया वहाँ पर। क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं यहाँ पर रहूँगी तो पापा मम्मी को मारेंगे, तो मम्मी को कोई बचाने वाला नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी नानी। ये सब सुनते हुए उनकी माँ ने ये फ़ैसला लिया कि नेहा को अब हॉस्टल में रखा जाएगा। और उनकी जो माँ थी, उन्होंने अपने हस्बैंड को तलाक दे दिया और वो फिर से अपने मायके में आकर के रहने लगी। तो इसी तरह से दोस्तों, नेहा हॉस्टल में पली-बड़ी थी। नेहा अचानक से एक दिन नेहा की तबीयत ख़राब हो जाती है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि नेहा को क्या हो गया है। नेहा वहाँ के जो वार्डन थे, वो पता चलता है कि नेहा सबसे 4th फ्लोर के टेरेस पे चढ़ी हुई है और वहाँ से कूदने जा रही है। ये बात किसी को नहीं समझ में आई कि ऐसा क्यों हो रहा था। कुछ लड़कियाँ आईं जो बताने लगी, नेहा बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, उसकी आँखें लाल हो गई थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि नेहा के साथ ऐसा क्या हो गया। फिर उसके बाद ये खबर उनके घर तक पहुँची। उनकी माँ, उनकी नानी वहाँ पर उनसे मिलने के लिए आई। मिलने के लिए आई तो नेहा बड़े ही मतलब बुरे तरीके से, बहुत ही गलत व्यवहार के साथ अपनी माँ और नानी से बात किया। उसने बोला कि चले जाओ यहाँ से, हमसे कोई मतलब नहीं है और मुझे यहाँ से ले जाने की कोशिश मत करना। अगर जिस दिन तुम मुझे ले जाओगी ना, उस दिन मैं अपने आप को मार लूँगी। ये सारी चीज़ें सोचते हुए उनके परिवार वाले कि ये क्या कर रही है नेहा, और नेहा के साथ ऐसा क्या हो गया है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सब सोचते थे कि नेहा गुस्से में है, इस वज़ह से, क्योंकि उसको हॉस्टल भेज दिया गया है। नेहा की नानी ने कहा कि हो सकता है हम लोगों ने इसे हॉस्टल भेज दिया, इस वज़ह से ये हम पर गुस्सा निकाल रही है। देखा, ये कभी बात भी नहीं करती हम लोगों से। फिर उनकी मम्मी ने भी बात की, नेहा की माँ हमेशा कही कि वो कहती कि बेटा मुझसे तो बताओ तुम्हें क्या समस्या है? अब तुम पापा के साथ भी नहीं रहते, तब भी तुम इस तरह से क्यों बर्ताव कर रही हो? लेकिन नेहा कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। तो सभी वार्डन ने कहा कि ठीक है, अगर आप अपनी बेटी के लिए ऐसा कुछ अगर आप उसे घर ले जाएँगी और उसने कुछ ऐसा-वैसा कदम उठा लिया, तो आप उसे यहीं रहने दीजिए, हम यहाँ पर सँभाल लेंगे। यही सब सोचते हुए नेहा की माँ का मन नहीं माना। उन्होंने बोला कि हम एक होटल में रहने लगे, मतलब वहीं पे उन्होंने होटल ले लिया और वहीं पर वो रहने लगी। उसके बाद एक रात फिर वही दिन आया। नेहा अचानक से अपने कमरे से बाहर निकली और अपनी बुक्स को वहीं पर गिरा करके छत पे चली गई। छत पे जाने लगी तो वहीं पर एक लड़की थी जो साइड रहती थी, निहारिका नाम था। निहारिका पीछे-पीछे जाती हैं नेहा के और कहती हैं, नेहा कहाँ जा रही हो? नेहा कुछ भी नहीं बोलती। नेहा पीछे चली जाती है, पीछे-पीछे नेहा के जाते हुए निहारिका समझ जाती है कि फिर से कुछ करने वाली है। तभी वो वार्डन को ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाकर बुला लेती हैं और नेहा वहीं पर बेहोश हो जाती हैं। उसके बाद सब नेहा से पूछने लगते हैं कि नेहा तुम्हें हुआ क्या है? सब सोचते हैं कि इसे कोई बीमारी है, डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि नींद नहीं पूरी हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है किसी चीज़ के लिए।
इस वजह से इसके साथ ऐसा हो रहा है। तो नेहा की माँ, नेहा की नानी वहीं पर रुके हुए थे, तो वो लोग आए और नेहा को ज़बरदस्ती करके घर ले गए। उन्होंने कहा कि नहीं, अब यहाँ तुम बिल्कुल भी नहीं रहोगी, अब तुम घर चलोगी। तो नेहा घर की तरफ मतलब घर चली जाती हैं। घर जाते ही घर का माहौल तो अलग ही होता है, घर में सकारात्मक होती है। जिस घर में लड्डू गोपाल होते हैं ना, उस घर का माहौल तो बहुत अच्छा होता है। तो इसी तरह से उनके घर में लड्डू गोपाल जी थे। नेहा की नानी लड्डू गोपाल जी को बहुत ज़्यादा मानती थी, बहुत उनकी सेवा पूजा करती थी। तो जब नेहा बचपन के बाद से आज पहली बार वहाँ पर आई थी, वो अपनी छुट्टियों में भी कभी नहीं आती थी, क्योंकि उसे घर आने में अब डर लगता था, क्योंकि वही मार-पीट उसके ज़हन में बस चुकी थी कि उसके पिता उसकी माँ को मारते हैं, उनकी माँ को बहुत ज़्यादा चोट लगी। ऐसी चीज़ों को सोच कर के वो नहीं आती थी, तो यही लोग उससे मिलने के लिए हॉस्टल में चले जाते थे, कभी उसे घुमा देते थे। ऐसे ही करते-करते ही नेहा बहुत समय हो गया था, तो नानी के घर नहीं आई थी। नानी के घर जब नेहा आती हैं, तो नेहा उनकी मम्मी कहती हैं कि बेटा जाके फ्रेश हो लो, नहा धो लो अच्छे से। उसके बाद शाम हो रही है, लड्डू गोपाल की आरती कर लेते हैं, उसके बाद हम तुम्हें कुछ खाने के लिए देंगे। जैसे ही नेहा ये बात सुनती है, वो चुपचाप नहाने के लिए चली जाती है। नहाने के बाद वो लड्डू गोपाल की आरती में आकर खड़ी हो जाती है, और जैसे ही लड्डू गोपाल जी की आरती शुरू होती है, उसी समय नेहा को बड़ी ही अजीब तरह से वो बिहेव करने लगती है। नेहा बार-बार कान बंद कर ले रही थी, बार-बार कह रही थी कि आरती बंद करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। सब समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर नेहा को हो क्या गया है। नेहा कह रही थी इसको बंद कर दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे आरती में नहीं रहना। वहाँ से नेहा भाग जाती है। उसके बाद जब वहाँ से नेहा चली जाती है, सब सोचते हैं कि हो सकता है तबीयत ख़राब हो गई इसी वजह से। कोई इस चीज़ को पकड़ नहीं पा रहा था कि नेहा को आखिर हुआ क्या है। उसके बाद दोस्तों, नेहा वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में रहते हुए नेहा बहुत ही अजीब तरीके से बर्ताव करने लगी थी। कुछ अजीब-सा कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो उसके ऊपर कुछ ऐसी शक्ति हो जो उसको उसके अंदर से नकारात्मकता हटने ही नहीं दे रही है। तभी उनकी नानी जो है लड्डू गोपाल जी के जो उन्होंने भोग लगाया था, वो भोग लेकर आती हैं। उन्होंने रबड़ी का भोग लगाया था, रबड़ी लेकर आती हैं। नेहा को कहती है अच्छा चलो ठीक है, आरती में नहीं की बेटा, कोई बात नहीं, तुम ये रबड़ी खा लो। उसके बाद नेहा जैसे ही रबड़ी को मुँह में डालती है, वैसे ही उस रबड़ी को उठाकर फेंकते हुए कहती है कि मैंने कहा था ना कि मुझे भगवान का प्रसाद नहीं चाहिए, आप मुझे वैसे लाकर नहीं दे सकती, आखिर जल गया ना मेरा मुँह। ये बात सुनते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। नानी जो उनकी बैठी हुई थी, वो नेहा से दूर हट गईं। उन्होंने कहा कि नेहा को हो क्या गया है ये? ये कैसा बर्ताव कर रही है? कह रही है लड्डू गोपाल का भोग खाने से इसका मुँह जल गया, ऐसा कैसे हो सकता है? वो यही सब सोच रही थी, तभी अचानक से उनकी मम्मी कहती हैं कि बेटा क्या हुआ? क्या हुआ? तुम मुझे बताओ, क्या कोई समस्या है? क्या कोई प्रॉब्लम है? नेहा कुछ भी नहीं बता रही थी। नेहा बस अपनी आँखें बंद करके वहीं पर सो जा रही हैं। दूसरे दिन जो घर के गुरु महाराज जी थे, उनको बुलाया जाता है। उनकी नानी कहती हैं कि अब बस बहुत हुआ, क्योंकि कुछ समस्या है, कुछ प्रॉब्लम है, तभी नेहा इस तरह कर रही है, वरना नेहा कभी इस तरह नहीं करती थी। हाँ, वो हमसे गुस्सा भले रहती थी, लेकिन वो इस तरह से कभी नहीं करती थी। ये सब सोच कर के उनकी नानी ने गुरु महाराज जी को बुलाया। गुरु महाराज आते हैं, वो नेहा को देखते हैं, वो नेहा को कहते हैं कि इसके ऊपर इसके पिता का साया है। ये सुन कर के सब लोग हैरान हो जाते हैं दोस्तों। ये बिल्कुल हैरान होने वाली बात ही थी, क्योंकि मतलब ये कोई भी ऐसी चीज़ों को नहीं मानता। लेकिन जो ये मुझे कथा भेजी गई है दोस्तों, तो इस कथा के माध्यम से मुझे ये बातें मुझे बिल्कुल एक बनावटी लगी थी उस टाइम पर। लेकिन फिर आगे उन्होंने जो कुछ भी बताया ना, वो सुन कर के आपके खुद रोंगटे खड़े हो जाएँगे। उन्होंने कहा कि जब हमारे गुरु महाराज जी आए, तो उन्होंने नेहा के वो कमरे में गए, उन्होंने नेहा को देखा, और नेहा वो राधा रानी की रज थी उनके पास, जो उनकी मिट्टी होती है वहाँ से रमन रेती की, तो वहीं की वो मिट्टी लेकर आए थे। उन्होंने वही गोला-गोला करके खूब बड़ा-सा गोला बना दिया और नेहा के बुरे माथे पे, और नेहा यही सब करके चिल्लाने लगी ज़ोर-ज़ोर से, और नेहा के कुछ ही मिनट में आवाज़ें थोड़ी-सी बदल गईं। वो अजीब तरह से बात करने लगी कि मैं इसे छोड़ूँगा नहीं, मैं इसे इस घर में बर्बाद करने आया हूँ, उसने मुझे तलाक दे दिया और इसीलिए मैं मर गया। ये सारी चीज़ें बोल रही थी, लेकिन उस समय ये बात किसी को समझ में नहीं आई। उसके बाद कुछ समय के बाद 1 आध 2 घंटे जब बीत जाते हैं, तब पता चलता है कि नेहा के ऊपर कोई ऐसी शक्ति है जो नेहा से ये सब चीज़ें करवा रही हैं। वो कहते हैं कि आपकी बेटी के ऊपर किसी का साया है और इसी वजह से ऐसी चीज़ें हो रही हैं।
आप थोड़ा इसका ध्यान नहीं रख रहे थे और ये कब से होने लगा? तभी वो कहने लगी कि अभी तक तो कुछ सब कुछ ठीक था। हाँ, ये मुझसे गुस्सा रहती थी लेकिन इस तरह का बर्ताव कभी नहीं की। ये हॉस्टल में जब से गई है तभी से ऐसा हुआ। उसके बाद फिर उनकी मम्मी बताती हैं कि सारा कुछ मतलब सब कुछ हम लोग जितना भी उन्होंने पंडित जी ने कहा कि पूजा-पाठ करवानी पड़ेगी, थोड़ा-सा हवन करवाना पड़ेगा। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नकारात्मकता है, ये बहुत ही इस तरह से कर रही है तो इसका भी थोड़ा-सा हमें करवाना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर नेहा के बाल जो थे, बाल उन्होंने खुलवाए। खुलवाने के बाद वो वहीं पर मतलब हवन कर रहे थे, हवन के पास उन्होंने बिठाया और वो पंडित जी उनसे पूछने लगे हाथ पकड़ के कि बताओ तुम कौन हो? तब जो सच्चाई सामने आई दोस्तों, ये बिल्कुल हैरान करने वाली थी। उन्होंने कहा कि मैं नेहा का पिता हूँ और मैं नेहा से मिलने आ रहा था और उसी दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं मर गया और मैं अपनी बेटी से मिल नहीं पा रहा था। ये लोग मुझे बेटी से मिलने नहीं दे रहे थे। किस हॉस्टल में रहते हैं मुझे आज तक पता भी नहीं था। ये लोग मुझसे छुपा कर रख रहे थे। मैंने कई हॉस्टल में देखा, नहीं मिला। मुझे नहीं मिली, मेरी बेटी 21 साल की हो गई। तब मुझे पता चला कि मेरी बेटी इस जगह पर रहती है। मैंने अपनी पत्नी से हर रोज़ पूछा, मैं उससे फ़ोन लगाकर पूछता कि मेरी बेटी कहाँ है मुझे बताओ, लेकिन वो कभी नहीं बताई। इसीलिए अब मैं नेहा के पास रहूँगा और नेहा के साथ ही रहूँगा, मैं उसको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, ये मेरी बेटी है। ये सुन कर के उनकी मम्मी की तो हालत ख़राब हो जाती है, वो कहती हैं क्या? वो अब इस दुनिया में नहीं रहे? ये सोचते ही उनकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। उनकी मम्मी कहती हैं कि मुझे पता है कि आपने मेरे साथ बहुत गलत किया, ये मुझे ये अच्छे से पता है, लेकिन तब भी मैंने आपको कुछ नहीं कहा, बस मैंने आपको तलाक देके मैं आपसे अलग हो गई। लेकिन आप मेरी बेटी के बारे में पूछते थे तो लेकिन मुझे ये लगता था कि आप जैसे मुझे नुकसान पहुँचा रहे हो, मुझे बेटी हुई है, आपको बेटा चाहिए था, इस वजह से आप मेरी बेटी को नुकसान ना पहुँचाओ, बस इसी वजह से मैं नहीं बता रही थी। मुझे लग रहा था कि आपके मन में छल और कपट है, इस वजह से आप मेरी बेटी को मारना चाहते हो। बस यही वजह थी जो मैंने आपको अपनी बेटी के बारे में नहीं बताया। इतना सुनते ही नेहा को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होने लगती हैं। वो इतनी उल्टी करती है कि मतलब क्या बताएँ? बताया उन्होंने कि इतनी उल्टी उसने की कि हालत उसकी एकदम ख़राब हो गई कि उसके मुँह से खून आने लगा। उसके बाद नेहा बेहोश हो जाती है। पंडित जी ने अब तक नेहा का हाथ नहीं छोड़ा था। उसके बाद उन्होंने बोला कि थोड़ी देर के बाद नेहा को आराम मिल जाएगा और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी चीज़ें अधिकतर हो जाती हैं जब कोई भी व्यक्ति ऐसा अकाल मृत्यु मरता है, तो उसके ऊपर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसका वो मोह माया से वो बंधा रहता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इनके सामने लगातार 12 दिन तक लड्डू गोपाल जी को रख कर के आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और इनको वही जो लड्डू गोपाल जी का जल है और तुलसी दल है, आप इसी का इन्हें सेवन कराइए और बहुत जल्दी ये ठीक हो जाएँगी। इनके अंदर जो भी नेगेटिविटी है, वो सब सही हो जाएगी। उन्होंने बोला कि राधा रानी की रज़ है, हम इसको वृंदावन धाम से लेकर आए हैं, आप इसको रोज़ इनका टीका करिए। पूरे शरीर में हो सके तो टीका करिए ज़्यादातर इनके पेट पर इनका टीका करिए और बहुत जल्दी ये ठीक हो जाएँगी। तो उसके बाद फिर वो पंडित जी इतना बताकर चले गए। तो नेहा की माँ जिनका नाम गरिमा है, गरिमा जी फिर उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा फिर अपनी बेटी का ख़्याल रखने लगी, लेकिन मुझे अपनी बेटी से ही डर लगने लगा। मेरी बेटी हमेशा से फिर जब मेरी बे उसी दौरान वो कहती हैं कि कुछ ऐसा चीज़ें भी होने लगी। मेरी बेटी लड्डू गोपाल जी को देखकर डर जाती। वो कहती, "माँ, वो लड्डू गोपाल में भूत है, भगवान में भूत है। वो देखो कैसे मुझे देखकर हँस रहे हैं, वो कैसे चेहरा बना रहे हैं, वो मुझे काले-काले लग रहे हैं, वो मेरे ऊपर आके कूद रहे हैं। मुझे बचा लो।" वो ऐसी-ऐसी हरकतें करती, मेरी आँखों से आँसू निकल आता कि कहीं मेरी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो जाए, कहीं मेरी बेटी पागल ना हो जाए। वो ऐसी-ऐसी हरकतें करती थी, लेकिन जब 5 से 7 दिन बीतने लगे, तो मेरी बेटी लड्डू गोपाल जी को एकटक देखती रहती। देखते-देखते एक दिन मेरी बेटी ने लड्डू गोपाल जी को उठाया और उनको गले लगा लिया। तब जाके मेरे उनको राहत मिली कि अब सही मायने में मेरी बेटी लड्डू गोपाल जी को सच में भगवान मानने लगी है, वरना वो एक समय ऐसा था कि लड्डू गोपाल जी से दूर भागती थी, डरती थी। उनको देखती थी तो कहती थी मैं इनका प्रसाद नहीं खाऊँगी, मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी, इनको दूर हटाओ मुझसे। लगातार हमने 21 दिन उनके कमरे में रखा लड्डू गोपाल जी को लगातार और वहीं पर मैं बैठ कर के विष्णु सहस्त्र नाम का हर रोज़ सुबह-शाम पाठ किया करती थी, जो कि ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए कठिन हुआ करता था। लेकिन फिर भी मुझे अपनी बेटी के लिए करना पड़ा और विष्णु सहस्त्र नाम का मैं पाठ करती और उसका जो जल था वो उनको लड्डू गोपाल जी का जो उनका जल था मैं उसको पिलाती। पिलाने के बाद इसी तरह मेरी बेटी ठीक हो गई।
और उन्होंने कहा कि ये सुनने में तो आप लोगों को सिर्फ़ कहानी लगेगी, लेकिन मेरे साथ जो बीती है, वो बिल्कुल हैरान करने वाली बात थी। क्योंकि लड्डू गोपाल जी को भूत समझ रही थी मेरी बेटी। मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और मेरे पति भी इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे नहीं पता था कि मेरे पति को मरे 1 महीने हो गए, मैं भी सिंदूर और ये सब सारी चीज़ें मैं सुहागन बनी रहती थी, तो मैंने अपना सुहाग भी हटा दिया। और उन्होंने कहा कि जो गलती मुझसे हुई, वो शायद किसी के साथ ना हो। मैंने सोचा कि वो मेरी बेटी को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, बस इसी वजह से नहीं बताया। आखिर उनकी भी मृत्यु इसी तरह से हो गई। तो गरिमा जी कहती हैं कि ये मेरी कहानी आप लोगों तक पहुँचाइए और ताकि लोग कभी भी किसी ऐसी कोई गलती ना करें जो मैंने की। उन्होंने कहा कि यार अपनी बेटी अगर आपकी हॉस्टल में पढ़ती है, तो टाइम टू टाइम आप उसका ध्यान रखें, उससे पूछें कि उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो मेरी बेटी के साथ हुआ। उन्होंने कहा कि बस ये 4 दिन की बात 4 1 मतलब 20 मिनट में ये कहानी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन गरिमा जी कहती हैं कि उन 20 घंटों में हमारे साथ क्या-क्या बीता, ये कोई नहीं जान सकता। हम ऐसा लग रहा था कि हमारी मौत हो जाए बस, ये सब चीज़ों को देखने जिस तरह से मेरी बेटी की हालत थी। उन्होंने ये भी कहा कि आपके चैनल पर अगर ये कहानी जाएगी तो कोई भी नहीं विश्वास करेगा। तो दोस्तों ये भी तो मैं भी कह रही हूँ कि बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसी चीज़ों को मानते हैं, क्योंकि आज लोग कहते हैं कि साइंस बड़ा हो गया है, भूत-प्रेत जैसी चीज़ें नहीं होती, लेकिन होती हैं। कहते हैं ना, जिनके साथ बीतती है सिर्फ़ वही जानता है। तो गरिमा जी के साथ बीती, गरिमा जी ने अपनी आप बीती मुझे बताई, कैसे उनके साथ हुआ, कैसे उनकी बेटी लड्डू गोपाल जी से ही डरने लगी जो कि भगवान है, परमात्मा है। उसके बाद मुझे जब गरिमा जी ने अपनी एक बताई कथा, तो मैं बहुत ही ज़्यादा भावुक हुई उनकी बेटी के लिए। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ठीक है, मैं उसे अब हॉस्टल नहीं भेजती, अब मैं उसकी शादी कर रही हूँ, समय के बाद उसकी शादी हो जाएगी। तो बस मैं चाहती हूँ मेरी बेटी खुश रहे और मैं भी अपने घर में खुश रहती हूँ। तो दोस्तों, गरिमा जी ने ये कथा भेजी, थैंक यू सो मच गरिमा जी, जो आपने मेरी चैनल के माध्यम से ये कथा मैं लोगों तक पहुँचाऊँगी और आपने मेरे चैनल को देख कर के ये कथा भेजी, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, मिलूँगी फिर से एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।